तो बच्चों मैं आज आगे की वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए एटम न्यूक्लियाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी पीछे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के जो सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं आपके पास इतना टाइम है कि आप उन्हें कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, अब तो आगे आपकी जो यूनिट है एटम न्यूक्लियाई, दरअसल इसमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम कौन कौन से टॉपिक करें। अब क्योंकि ये यूनिट थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन में ज़्यादा है, तो यहाँ सवाल ये है कि हमारे पास थ्योरेटिकल पोर्शन में करने के लिए है क्या। तो कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कर लें जो एग्ज़ाम में आते रहें, आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे टॉपिक्स में लेकर आया हूँ आपके लिए। कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे एटम न्यूक्लियाई यूनिट के अंदर एक मोस्ट प्रोबेबल जो टॉपिक है आपके पास में, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो आप ना जो डेफिनेशंस हैं उनको ज़रूर करना पहले शॉर्ट में। जैसे आपके पास डिफाइन द टर्म्स है। अब ये डिफाइन द टर्म्स जैसे आपने पढ़ी हैं आइसोटॉप्स, आपने आइसोटॉप्स पढ़े हैं, आपने आइसोबार्स पढ़े हैं, आइसोबार्स, और आपने आइसोटॉन्स पढ़े हैं, आइसोटॉन्स विद एग्जाम्पल। अब आइसोबार्स आइसोटॉप्स तो आप जानते हैं क्या है, यानी एक ऐसा एटम जिसके एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन्स सेम हो, एटॉमिक मास अलग अलग हो। तो ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, इसका मतलब वो एक ही एटम के दो अलग अलग या दो से ज़्यादा फॉर्म होंगी। ऐसे एटम्स को कहलाता है आइसोटॉप। अगर मैं इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन के आइसोटॉप 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, हीलियम का आइसोटॉप, हीलियम का आइसोटॉप होता है एक 2He3 और 2He4। ठीक है, आइसोबार ऐसे टॉपिक्स होते हैं बेटा जिनमें हम एटॉमिक मास सेम रखते हैं और एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं। अब जिन एटम के अंदर एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो वो एटम अलग अलग हो गए, एक एटम तो रहे नहीं। इसका मतलब ये दो अलग डिफरेंट एटम के बीच का रिलेशन है, और ऐसे डिफरेंट एटम जिनमें एटॉमिक मास सेम हो। तो सवाल है कि वो कैसे एटम होंगे। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए 1H3 यानी कि हाइड्रोजन का आइसोटॉप और एक हीलियम का आइसोटॉप ले लीजिए 2He3। तो इनमें आपने क्या देखा कि इनके एटॉमिक नंबर अलग हैं और एटॉमिक मास अलग सेम है। एटॉमिक नंबर अलग होने पर ही ये क्या बन रहे हैं, आइसोबार बन रहे हैं और अलग अलग एलिमेंट बन रहे हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल भी हो सकता है इसके अंदर, जैसे कार्बन C613 होता है और एक नाइट्रोजन N13 होता है। तो कार्बन का आइसोटॉप और नाइट्रोजन का आइसोटॉप मिलकर के आइसोबार बना सकता है। अगर मैं आइसोटॉन्स की बात करूं तो आइसोटॉन्स दो एलिमेंट्स के ऐसे पेयर होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होता है। यानी कि हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हमें पेयर वाइज सेम रखने हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास 1H1, अगर आपके पास 1H2 कोई एग्जाम्पल है, तो इसमें 1 जो आपका 2He3 जो होगा ये इसके साथ, यानी कि यहाँ हमें ऐसा पेयर मिलेगा जिनके ना तो एटॉमिक नंबर सेम होंगे ना ही एटॉमिक मास सेम होंगे। यानी बट हमें क्या जरूर मिलेगा कि 2-1, अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं तो ये 3-2 के बराबर है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल है। ऐसा एक आगे और पेयर सोच लीजिए अपने माइंड में कैसा होगा जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स इक्वल हो। आप मान लीजिए कि आपके पास C613 है और एक मान लीजिए आप 7N14 है। तो यहाँ भी हम देखेंगे तो 13 जो होगा आपका 13-6 बराबर 14-7 के होगा, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 7 के। तो आप समझ लीजिए कि ये जो ऐसे प्रॉपर वैल्यूज़ हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगी, जिनका यूज़ आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करना है हमें, इन केवल डेफिनेशंस के पार्ट है ये, और जब ये डेफिनेशंस के पार्ट हैं तो इसमें ये एग्जाम्पल जरूर आते हैं, तो याद रखना है इनके एग्जाम्पल्स को। उसके बाद इसमें डेफिनेशन का जो पार्ट है, आगे जो पार्ट है इसमें एक आपके पास है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनहिलेशन। ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर होते हैं, पेयर एनहिलेशन, पेयर एनहिलेशन। देखिए पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनहिलेशन की अगर हम बात करें तो ये एक दूसरे के अपोजिट पार्ट है। इसमें होता क्या है कि एक गामा फोटोन को हम जब किसी हैवी न्यूक्लियस पर जाके मिलता है तो वो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है, गामा फोटोन यानी कि H-न्यू। और जब ये एक हैवी पॉजिट्रॉन पर जाकर के मिलता है तो ये ब्रेक करता है एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इसकी रिएक्शन में आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपके पास में एक गामा फोटोन, एनर्जेटिक गामा फोटोन एक हैवी न्यूक्लियस से टकराएगा और ये न्यूक्लियस स्प्लिट होगा एक पॉजिट्रॉन के लिए और एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इस प्रोसेस में हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन द एनर्जेटिक गामा फोटोन स्ट्राइक ऑन द हैवी न्यूक्लियस देन इट स्प्लिट इनटू पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। दरअसल ये इलेक्ट्रॉन होता है और ये इसका अपोजिट पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। यानी आप ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, और एंटी पार्टिकल वो पार्टिकल्स होते हैं जिनमें मास सेम होता है और चार्ज का नेचर अपोजिट होता है। अब आप सोच सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रोटॉन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। हम प्रोटॉन को किस बेस पर एंटी पार्टिकल कह सकते हैं, इस पर नेगेटिव चार्ज उस पर पॉजिटिव है, बट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास दोनों के अलग अलग है। ये बहुत लाइट पार्टिकल है, लाइट मास पार्टिकल है, जबकि प्रोटॉन की बात करें तो वो इससे हैवी पार्टिकल है। तो यहाँ उन दोनों के बीच में कंपेयर नहीं है, बट यहाँ हम इन दोनों के एंटी पार्टिकल कह सकते हैं। अब इसी पेयर एनिलेशन के लिए इसको अपोजिट कर सकते हैं आप। अपोजिट आप समझ लीजिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन मिलता है तो क्या बनाता है, गामा फोटोन। यानी इस रिएक्शन को उल्टा पढ़ लीजिए आप कि जब एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलेगा तो क्या बनेगा, गामा फोटोन। या आप इसको इस तरह से, इसको ऐसे पलट दीजिए कि 1 बीटा 0 और एक इलेक्ट्रॉन और इनको मिलाकर के क्या बनेगा, एक गामा फोटोन। ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे। तो ये जो प्रोपोर्शन है ये पेयर एनिलेशन के लिए है और ऊपर वाला पोर्शन पेयर प्रोडक्शन के लिए। एग्जाम में बहुत आते हैं ये, बहुत ऐसे टॉपिक हैं जो मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है इसमें आपके पास में न्यूक्लियर फ्यूजन और एक इसका एंटी रिएक्शन है न्यूक्लियर फिजन। अगर हम फ्यूजन की बात करें, फ्यूजन का मतलब होता है ऐड होना और फिज का मतलब होता है ब्रेक होना। यानी आप इनके नाम से इनकी प्रॉपर डेफिनेशन, ऐड का मतलब जुड़ करके मिलना, इसका मतलब है कि इसके अंदर अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें 2 लाइट न्यूक्लियाई को मिलाकर के एक हैवी न्यूक्लियस बना इस प्रोसेस में, और यहां एक हैवी न्यूक्लियस को ब्रेक करके 2 से ज़्यादा लाइट न्यूक्लियाई मिले, तो यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर हम एग्जाम्पल ब्रेक करते हैं 1H2 मिलाकर के बना 1H3 और प्लस इस प्रोसेस के अंदर 17.6 MeV एनर्जी रिलीज होगी। दोबारा से 1H2 ब्रेक होगा आपके पास 1H3 के साथ में, तो इस प्रोसेस में फिर आपके पास एक हीलियम न्यूक्लियस बना और हीलियम न्यूक्लियस के साथ में यहाँ से देखिए क्या ब्रेक हुआ, एक न्यूट्रॉन और प्लस इसमें 4 MeV की एनर्जी रिलीज हुई। ब्रेक कर सकते हो, देखो ऐसे कंपेयर कैसे करें, 1-1-2, यानी कि यहाँ से आप क्या बना सकते हो, इसे आप इसको ब्रेक कर सकते हो किस तरह से कि 1-1-2 और 2-2-4, तो इसका मतलब यहाँ पे एक 1H1 बन गया। अब 1H2 को फिर दोबारा इसके साथ कंबाइंड कर लो तो 1 और 1 2 और 2 और प्लस 3 5, तो 4 + 1 5 और ये इसके साथ, तो लेकिन ये क्या है, इसका न्यूट्रॉन और ये इसका क्या है, प्रोटॉन, ये इसमें प्रोटॉन है। तो अब इस रिएक्शन को मैं अगर एक साथ कंबाइंड करूं तो इसमें आपको 1H2 + 1H2 + 1H2 मिला करके जो बनेगा वो हीलियम न्यूक्लियस होगा, प्लस एक न्यूट्रॉन बनेगा, प्लस एक प्रोटॉन बनेगा, और जो टोटल एनर्जी होगी इस पूरे प्रोसेस में वो इतनी निकलेगी। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जब इस प्रोसेस को करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल नहीं लिख पाते। दरअसल जब ये एग्जाम में आपको आते हैं तो ये एग्जाम्पल के साथ लिखे जाएंगे। आप इस प्रोसेस को लिखें या इस प्रोसेस को लिखें, आपको इन दोनों का एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा। तो कम से कम हमें एक एग्जाम्पल इस तरह का याद रखना पड़ेगा इस प्रोसेस के लिए भी। अब ये तो इसका फ्यूजन का था कि फ्यूजन का मतलब जिसमें 2 से ज़्यादा लाइट न्यूक्लियाई मिले और एक हैवी न्यूक्लियस बन गया। लेकिन अगर हम फिजन की बात करें तो फिजन में उल्टा हो जाएगा, मतलब कि एक हैवी न्यूक्लियस को लो और फिर वो उनको स्प्लिट कर दो 2 से ज़्यादा लाइट न्यूक्लियाई में। जैसे यूरेनियम है, अब यूरेनियम पे एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग कर दो तो वो बेरिलियम क्रिप्टॉन में स्प्लिट हो जाएगा और बहुत लार्ज अमाउंट की एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो ये उसका फिजन का एक एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद में बेटा इस यूनिट के अंदर ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, आप साथ साथ नोट कर लेना, इनको लिख लेना। एक इसके अंदर आगे का जो प्रोसेस है, ये आपके पास में 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल पेपर के अंदर आ जाते हैं कई बार।
आगे इसके अलावा एक बहुत अच्छा टॉपिक है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स, अभी पोस्टुलेट्स आपको बोहर के नाम से मिलेगा, बोहर्स पोस्टुलेट, बोहर्स मॉडल। 3 पोस्टुलेट पढ़ाए गए होंगे आपको, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आते हैं कई बार। तो आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे यूनिट में हम इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक ना करके अगर इस अकेले को कर लें तो ये बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद इसमें एक आपका है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसके बाद में एक टॉपिक इसमें है केवल एनर्जी लेवल डायग्राम, एक टॉपिक इसमें है। अब देखो इस एनर्जी लेवल डायग्राम में एक बात और ध्यान रखना, जो सीरीज स्पेक्ट्रम है 5 टाइप की, उनको एक्सप्लेन भी करना है। अब इसमें एक और है जिस पर कभी बच्चों का ध्यान नहीं आता, एमिशन ट्रांजिशन और एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन। एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, ये ऐसा ट्रांजिशन है दोनों जिन पर बहुत कम ध्यान जाता है। हालांकि एग्जाम में आपको इसी तरह से आएंगे, लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे प्रोसेस के अंदर, ये इसका पहला स्टेप होता है और ये सेकंड स्टेप होता है। यानी किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसका एनर्जी ट्रांसमिशन है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन पहला ट्रांजिशन है और एमिशन उसके बाद का है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिली तो वो अपने एनर्जी लेवल को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में आएगा और हायर स्टेट में पहुंच जाएगा। तो ये केवल इतना प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन में। बट एमिशन में क्या होता है कि जब वो पहले से ही हायर में है 10⁻⁸ सेकंड में वहाँ तक रहेगा और वापस रिटर्न बैक होगा लोअर एनर्जी स्टेट में। तो ये एमिशन कहलाता है, एमिशन ट्रांजेक्शन। ठीक है। उसके बाद में इसमें एक सेलेक्टेड टॉपिक है, वैसे तो कभी कभी आता है वो, क्लोजेस्ट अप्रोच। क्लोजेस्ट अप्रोच। और बेटा इसमें न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल आप न्यूक्लियर एनर्जी के जरूर करके जाना। न्यूक्लियर एनर्जी, मास डिफेक्ट, यानी कि जो मास डिफेक्ट वाली टर्म है आपके पास में, मास डिफेक्ट, ये रिएक्शन बेस्ड भी होता है, ये किसी एटम के लिए भी पर न्यूक्लियन एनर्जी भी निकलवाता है। आप याद रखना कि इस पर एक न्यूमेरिकल लॉन्ग में कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो इस यूनिट में आपको ज़्यादा नहीं करना, बट जितना है सेलेक्टेड है, कम टाइम है, आपको ये हो जाएगा। और ये हो गया तो आप समझ लीजिए बहुत कुछ पॉजिटिव हो गया। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।